Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online session. Students, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 एक्सटेंशन है जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रियलिज्म का. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशन. स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पिछले लेक्चर को कुछ हद तक रिवाइज करें और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ उनको टच किया था, उनकी एक सरफेस लेवल वैल्यूज से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, आज उनको डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस, डिफरेंट स्कॉलर्स के कॉन्सेप्ट और डिफरेंट वेज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. तो बिल्कुल पहले की तरह ही रियलिज्म का ओरिजिन, रियलिज्म की डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ऑफ रियलिज्म. जैसे कि हम जानते हैं रियलिज्म इज डीप रूटेड इन हिस्ट्री, बट जो आज का इंटरनेशनल रिलेशन है, आज का वर्ड है, इसमें 19वीं सदी के आखिरी अदवार और 20वीं सदी कम्प्लीटली बड़ी इंपॉर्टेंट है रियलिज्म को अंडरस्टैंड करने में. स्टूडेंट्स, रियलिज्म की इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन जो इमर्ज किया, इसमें 4 जनरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जनरेशन जो रियलिज्म की हमें नज़र आती है उसको हम बोलते हैं इंटरवॉर पीरियड. इंटरवॉर पीरियड क्या था कि 1914 से 1945 तक, यानी पहले जंग अजीम से दूसरे जंग अजीम के खात्मे तक पहली जनरेशन ऑफ रियलिज्म इमर्ज करती है. और इसको E.H. कार एंड रेनहोल्ड ने एक्सप्लेन किया है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फ गेन के लिए और ह्यूमन नेचर जो कि काफ़ी हद तक इनसिक्योर है, उस पर बेस करती हुई नेशन और स्टेट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरेक्ट करती हैं. और इस इंटरेक्शन में जब स्टेट्स अपने ही पावर को मैक्सिमाइज करेगी, अपने ही इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक डिटेल, एक रीजनेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी. और उस रीजनेबल स्पेस में ही जंगें होती हैं, जैसा कि 1914 से 1945 में मेजरली हमने 2 जंगें देखी. पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से 1919 तक, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक. और उसके बीच में हमने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी देखे, डिफरेंट थियरीज देखी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखी जो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ गेन से रिलेटेड थी. सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट्स, लिबरल कॉन्सेप्ट्स भी हमारे सामने आए, नेशनल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट्स भी आए. जर्मनी का अलायंस बनाना इटली के साथ भी हमारे सामने आया. इटली में फैशिज्म भी आया. जर्मनी और इटली की अपने रीजन में छोटी छोटी बैटल्स या वॉर्स भी हमने देखी. राजन, जो सेकंड पीरियड है, सेकंड जनरेशन है 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म की, उसको हम देखते हैं 1944 से 1969 का एरा. ये वो एरा है जिसमें सेकंड फेज ऑफ लिबरलिज्म भी हमारे सामने आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट्स भी सामने आते हैं, न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी हमारे सामने आते हैं. लेकिन तब भी हमने देखा कि स्टेट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस कॉन्फ्लिक्ट में रही और 2 मेजर स्टेट्स, यानी दुनिया जो 2 पोल में डिवाइड हो गई थी, सोवियत यूनियन ईस्टर्न एरिया में, दुनिया के ईस्ट में, एशिया में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आता है ये स्टेट और फिर डोमिनेट करती है और दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड बन जाती है. तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर में नज़र आता है. हंगरी में भी इनका नज़र आता है, वियतनाम में भी नज़र आता है, साउथ कोरिया में भी नज़र आता है, अफ्रीकन स्टेट में भी नज़र आता है, इंडिया पाकिस्तान में भी नज़र आता है, अफ़गानिस्तान के इन्वेजन में भी नज़र आता है, सेंट्रल एशिया में भी नज़र आता है, अरब स्टेट्स में भी इनकी आपस में टसल हमें बहुत हद तक नज़र आती है. तो ये जो सेकंड फेज़ है इसको पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 या अर्ली कोल्ड वॉर एरा भी कहते हैं, जिसको सेकंड जनरेशन ऑफ रियलिज्म इन IR कहते हैं. और इसी में मॉर्गेंथो के इम्पॉर्टेंट और बड़े ही मशहूर 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म भी हमारे सामने है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़े थे एक दफ़ा. फिर हम इस लेक्चर में भी उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे. तो इसके साथ साथ तीसरा दौर शुरू होता है 1969 से 80s के दरमियान. इसको
द डिटेंटी जनरेशन भी कहते हैं, थर्ड जनरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो दो बड़ी पावर्स थी, दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स थी, एक तरफ सोवियत यूनियन और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमें नजर आते हैं। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स में अपने साथ स्टेट्स को एंगेज रखा और रियलिज्म का ही एक कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पावर को अपनाया, लेकिन कोशिश ये की कि कम से कम इन दो मेजर स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो। क्यों? कि हम रियलिज्म में पढ़ चुके हैं कि जब आपके इंटरेस्ट में वॉर नहीं है तो जो मेजर स्टेक होल्डर है वो वॉर की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, वो अल्टरनेटिव वेज यूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट को एक्वायर करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ रियलिज्म आईआर में इसको कहते हैं। 1991 से आज के दिन तक यानी 2018 तक ये जनरेशन चल रही है। इस जनरेशन को बहुत से स्कॉलर्स ने इस जनरेशन के बारे में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। न्यू सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट भी आपको नजर आता है। इसमें जॉन नीरशिमर्स की द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि जो ग्रेट पावर की जो ट्रेजेडी थी, पावर पॉलिटिक्स की ट्रेजेडी थी, उससे दुनिया के क्या नुकसानात हुए और किस तरह जो दुनिया है वो अभी भी रियलिस्ट है, इर्रिस्पेक्टिव के जो कोल्ड वॉर का एंड है इसको कहा जाता है द विन ऑफ लिबरलिज्म, लेकिन फिर भी हमें रियलिज्म नजर आता है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जिसमें हमने पहले भी देखा कि जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं वो काफ़ी पुराने क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो करते हैं और वो क्लासिकल मॉडल्स डीप रूटेड है इन ह्यूमन हिस्ट्री और ग्रीस से उनके बहुत से विटनेसेस मिलती हैं। थोसेडाइडस के कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं। थोसेडाइडस कहते हैं, उन्होंने कहा, उनको हम फाउंडर भी मानते हैं रियलिस्ट स्कूल का। उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ही मेंशन्ड दैट द मेन reason for this war was the growth of Athenian power and the fear this that caused to Spartan, और स्पार्टन ने भी मिलिट्री पावर या अपनी जो क्या कहते हैं मिलिट्री एक्यूमुलेशन करना शुरू की, मिलिट्री गेन और मिलिट्री आर्मामेंट को गेन करना शुरू किया। ये दोनों ही सिटी स्टेट्स थी एथेंस में, ग्रीस में, और इन दोनों ने ही एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश की। और यहाँ पे डायलेमा हमारे सामने है जिसको सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। एक स्टेट ने अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना था और दूसरी स्टेट ने अपने आप को इनसिक्योरिटी से बचाना था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं फर्दर जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं ये निकोलो मैकियावेली हैं। 16th सेंचुरी में हम इनको देखते हैं। मैकियावेली वाज वाइडली कंडेम्ड फॉर हिज साइनिकल एडवाइस ऑन द वे ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कंडक्टेड। He wrote a book The Prince in which he introduced many political realism, और इसने बहुत सी ऐसी रियलिस्ट जो है एडवाइजेस भी उस बुक में प्रिंस को की। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, इनका नाम है थॉमस होब्स। होब्स कंट्रीब्यूट करते हैं लेविथन। ये इनकी एक बुक है जिस बुक के थ्रू ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद 1648 में यूरोप में अमन आ जाता है और यूरोप में डिफरेंट नेशन स्टेट्स इमर्ज करती हैं, लेकिन तब भी एक नेशन जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो बाकी नेशंस के लिए बड़ा खतरा बनती है, तो बहुत सी दूसरी नेशंस अलायंसेस में चली जाती हैं या किसी और बड़ी ताकतवर नेशंस के साथ अलायंस बनाती हैं इस नेशन को बैलेंस करने के लिए। इट शोज दैट कि दुनिया पर जो खतरा है जंग का वो हर वक्त मंडलाता रहता है, और जो रियलिस्ट स्कूल है उसकी एग्जिस्टेंस हमें मौजूद हर वक्त हर जगह नजर आती है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक और मेजर कंट्रीब्यूशन तब हुई जब E.H. कार जो फेमस हिस्टोरियन हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक अटैक किया लिबरल प्रिंसिपल्स पे, लिबरल फिलोसफीज पर, जो कि उस वक्त यूटोपियन आइडियलिज्म और लिबरल्स का एक मानना ये था कि अब दोबारा जंग नहीं होगी, लीग ऑफ नेशन बन चुकी है, दुनिया ने जंग से बहुत कुछ सीख लिया है, अमन आ गया है, अब नेशन स्टेट्स अपना इंटरेस्ट या अपने ही फवाइद या अपने ही ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, बल्कि विन विन सिचुएशन होगी।
नेशंस जब एक दूसरी नेशन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो कॉपरेशन उसकी बेस होगी, कोऑर्डिनेशन उसकी बेस होगी। डेमोक्रेसी, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड, इन वजूहात या इन बेसिस के ऊपर जो पूरे की पूरी दुनिया है ये जंग को टर्मिनेट करने में कामयाब होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। He gave a systematic approach to the realist school and criticized the liberal approach. In his book 20-Year Crisis, he introduced a critical and cynical concept realism and placed emphasis on the acceptance of facts and the analysis of their causes and consequences. इसने बताया कि 20 साल का क्राइसिस क्यों रहा, उस क्राइसिस में कौन सी ऐसी वजूहात थी जो दोबारा से जंग को मौका मिला और दोबारा से जो स्टेट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में गई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दुनिया के रियलिस्ट अप्रोच की, क्योंकि दुनिया इनके मुताबिक या नेशन स्टेट्स जो पूरी दुनिया में है, हर नेशन और हर नेशन स्टेट्स अपने ही बेनिफिट के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरेक्शन करती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, देयर आर 3S ऑफ रियलिज्म, यानी रियलिज्म की अगर बेसिस देखी जाए तो 3 बेसिक एस उसमें सामने आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्टेटिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी रियलिस्ट कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल इंटरेक्शन में या कौमों के आपस के ताल्लुकात में स्टेट मेन एक्टर है, प्री एमिनेंट एक्टर है, स्टेट ही डिसाइड करती है क्योंकि स्टेट सॉवरन होती है और वो अपने डिसीजन ले सकती है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो दुनिया है ये इस अंदाज में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा सकती है कि हर स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए एफर्ट करनी होती है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमम लेवल तक फूल प्रूफ बनाना होता है। और सेल्फ हेल्प की दुनिया में हम रह रहे हैं जहाँ कोई और आपकी मदद नहीं करेगा, और इसलिए जो रियलिस्ट हैं वो लिबरल के इस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को डिनाई करते हैं, और ऐसा हमने हिस्टोरिकल फेजेस में देखा। जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट 3S में जो स्टेटिज्म है उसमें वो कहता है इट इन्वॉल्व्स इन बिटवीन 2 क्लेम्स दैट state is preeminent actor and all other actors in the world politics are of less significance। ये बात कहीं तक हमें आज भी नजर आती है जब यूएनओ की बात आती है, जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के इश्यूज की बात आती है, जब और बहुत से ऐसे मेजर डिसीजन जिस पे दुनिया यूएनओ में ये चाहती है कि इन डिसीजंस को फाइनली एग्जीक्यूट किया जाए, तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो उसको टर्मिनेट करती हैं। जिस तरह के अभी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में यूएस ने जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के इश्यूज थे उसका बायकॉट कर दिया, अपने आप को उससे विड्रॉ कर दिया। इसी तरह आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे मौके आते हैं, बहुत से ऐसे हालात और सर्कमस्टांसेस आते हैं जब जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी स्टेट्स हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी ईगोइज्म की वजह से जो कॉपरेशन है उसके उस तरफ नहीं आते। और दुनिया जिन मसाइल का सामना कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिजीज़ हैं, उसके अलावा फूड क्राइसिस है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, तो उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका क्योंकि दुनिया के बड़े ममालिक, मेजर स्टेक होल्डर रियल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, और अगर कहीं ना कहीं वो लिबरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो भी उनका एक रियलिज्म है जहां उनको अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने नेशन स्टेट्स के सोशो इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नजर आते हैं। इसके अलावा सर्वाइवल की जब बात करती है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट्स इज सर्वाइवल। दिस इज द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट टू विच ऑल पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट एडहियर। अब जब इंटरनेशनल अरीना में जाते हैं तो सर्वाइवल या नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, और यही वो एक वाहिद हर्डल है जिसकी वजह से जो लिबरल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इतनी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आती, इतनी अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, क्योंकि आज के दौर में भी स्टेट्स अपनी सर्वाइवल यानी अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। बेशक वो टेक्नोलॉजिकल सर्वाइवल हो, इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, अपने रीजन, अपने खित्ते के सर्वाइवल की बात हो। और तीसरी बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ हेल्प, यानी आज के दौर में अलायंसेस के बावजूद, कॉपरेशन के बावजूद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद भी स्टेट्स को अपने सेल्फ हेल्प के लिए कोशिश करनी पड़ती है।
जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जिसके नतीजे में आप नॉर्थ कोरिया को देख रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ हेल्प, क्योंकि अगर वो अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे द ओपोनेंट रियलिस्ट वर्ल्ड उनको डैमेज कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं या पिछले लेक्चर में हम उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा उसको रिव्यू करते हैं। इसमें बेसिक प्रिंसिपल अजम्पशंस ओवरऑल रियलिज्म की डिस्कस की हैं, चाहे वो क्लासिकल रियलिज्म है, चाहे वो न्यू रियलिज्म है, चाहे वो न्यू क्लासिकल रियलिज्म है। जैसे कि क्लासिकल रियलिज्म में कहा जाता था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मेन रीजन है रियलिस्ट अप्रोच की। Realist assumptions largely centered on human behavior. They believe that human beings are basically selfish, greedy, and egoistic. Egoistic passion and sense of greediness compel them to take evil actions for their notorious desires. Such intentions make the conflict inevitable. और फिर यकीनी बनाते हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ह्यूमन ही आर्किटेक्ट होते हैं स्टेट के, तो स्टेट भी फिर इसी तरह सेल्फ हेल्प, अपने इगोइस्टिक डिजाइन और अपनी ग्रीडीनेस को फुलफिल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट में जाती है किसी और स्टेट के साथ। दूसरा कहते हैं स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर। जैसा कि हमने देखा 18 से 1648 तक एक जंग देखी सेंट्रल यूरोप में, और ये जो जंग थी ये बेसिकली मज़हब की बेस पे थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन के मानने वाले क्रिश्चियंस जो पूरे यूरोप में थे, उनकी आपस में डिफरेंट एरियाज पे, स्पेशली सेंट्रल एशिया यूरोप के अंदर जंगें हुई। इन जंगों के खात्मे में एक नया कॉन्सेप्ट आया और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, जिसके बाद यूरोप को डिवाइड कर दिया गया छोटी बड़ी स्टेट्स में, और इन छोटी बड़ी स्टेट्स को आज़ादी और सॉवरेनिटी दे दी गई कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, क्योंकि एक रियलिस्ट अप्रोच है जिसका मानना यह है कि लॉलेसनेस और स्टेट या टेरिटरी के अंदर जब लॉलेसनेस या एनार्की होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए और सॉवरन होनी चाहिए। वो रोल एक स्टेट ही अदा कर सकती है। State is the most important actor in international relations because state possesses the military power and the authority of economic decision making. That is why the state is the dominant actor in international system. इसके बाद बात की जाती है स्टेट इज यूनिटरी एंड रैशनल एक्टर। अदर एक्टर्स आल्सो एग्जिस्ट विद द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट स्टेट अल्टीमेटली they integrate through state structure so that state speak with one voice. कहा जाता है कि जब कोई स्टेट डिसीजन लेती है, it is considered the decision of the population of that state. तमाम स्टेक होल्डर का डिसीजन है, चाहे वहाँ पर सोशल सेक्टर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। स्टेट का डिसीजन उन सब का डिसीजन माना जाता है बिकॉज स्टेट इज अ सॉवरन एक्टर। स्टेट के पास खुद मुख्तारी और इख्तियार होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब किसी और स्टेक होल्डर यानी किसी और स्टेट के साथ रिलेशन करने हैं या रीजनल पॉलिटिक्स करनी है या ग्लोबल पॉलिटिक्स करनी है, तो जो मेजर एक्टर है वो स्टेट को ही कंसिडर किया जाता है। एक और चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जो आईआर के बारे में रियलिस्ट का मानना है, वो कहते हैं आईआर कन्फ्लिक्चुअल है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट एसेंशियल है। अगर हम देखें इट इज़ ड्यू टू द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर ह्यूमन नेचर को ब्लेम करते हैं जो कि इगोइस्टिक है, अपने बेनिफिट के लिए इंसान काम करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, और उस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो लीगल और इलीगल मींस अडॉप्ट करता है, और स्टेट भी उसी का आर्किटेक्ट है, वही डिज़ाइन करता है। तो स्टेट भी बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को ही परसू करती है। इसको एक और तरीके से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है या परमानेंट है। जैसा कि कोर अजम्पशन है रियलिस्ट की, क्लासिकल रियलिस्ट की, कि ह्यूमन नेचर जो है वो कॉन्फ्लिक्चुअल है, और उसी की बेस पे जब स्टेट बनेगी तो स्टेट भी कॉन्फ्लिक्ट करेगी, इनसिक्योरिटी फील करेगी तो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेगी। इसी तरह जो न्यू रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट क्यों परमानेंट है, वो ये कहते हैं कि चूंकि स्टेट तो चले बन गई, अब विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट अथॉरिटी स्टेट के पास चली गई,
तो वो कंट्रोल्स कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर या उस स्पेसिफिक रीजन के ऊपर या उस टेरिटरी के ऊपर। बट पूरे का पूरा ग्लोब किसी सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे नहीं है, किसी एक स्टेट के नीचे नहीं है, किसी एक अथॉरिटी को ओबे नहीं करता। तो ये एनार्किक वर्ल्ड है, और जब वर्ल्ड में एनार्की होगी, लॉलेसनेस होगी, जो ताकतवर स्टेट्स हैं वो अपने मॉडल्स इंप्लीमेंट करेंगी, जब चाहेंगी वॉर वेज करेंगी, जब चाहेंगी इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाएंगी, जब चाहेंगी स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाएंगी, जब चाहेंगी अपने मफादात को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंडाज को प्रमोट करेंगी। तो जो रिमेनिंग वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी, और इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इस लॉलेसनेस की कंडीशन में जहां सब बराबर ना होंगे, कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और इम्पॉर्टेंट कोर अजम्पशन भी है आईआर में रियलिस्ट अप्रोच की। एक और चीज जो हमने अभी देखी 3S में, सेल्फ हेल्प या सेल्फ डिफेंस है। ये डॉक्ट्राइन तब सरफेस करती है जब ये देखा जाता है कि द पावर कंपटीशन लीड्स देम टुवर्ड्स मिलिट्री माइट। जो स्टेट्स हैं वो आपस में जब आइडियोलॉजिकली, बाज का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज का ट्रेड के इशू पे, बाज का बॉर्डर के इशू पे, बाज का किसी और इशू पे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता हुआ नहीं देखती, तो फिर वो मैक्सिमम अपनी सेल्फ हेल्प के लिए मिलिट्री माइट बनाएंगी। जब ज़्यादा मिलिट्री माइट की तरफ जाएंगी, ज़्यादा अकोमोडेशन ऑफ मिलिट्री आर्सनल करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करेंगी, तो जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है वो परसिस्ट करेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा आपस में, रेस बढ़ेगी आपस में कि मिलिटरली या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को और सिक्योर करना है, तो ओपोनेंट और करेगा। जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान के केस में देखते हैं, रशिया और अमेरिका के केस में देखते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो आईआर प्रमोट करता है, जिस तरह के हमने होप्स का कॉन्सेप्ट अभी देखा, बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया 1648 के बाद, तो जो बड़ी स्टेट्स थी, जो इकोनॉमिकली साउंड थी, जो पॉलिटिकली स्टेबल थी, और जिनके पास मिलिट्री माइट थी, उन्होंने एक थ्रेट क्रिएट किया, इनसिक्योरिटी क्रिएट की यूरोप के अंदर ही स्मॉलर स्टेट्स के लिए, जो ज्योग्राफिकली भी बास का स्मॉलर थी, रिसोर्सेज भी उनके पास कम थे, मिलिटरली इतनी साउंड भी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, बजाय उन स्टेट्स का, इन स्टेट्स के पास एक ही ऑप्शन, या तो उनको सरेंडर करें, जैसा कि हमने ग्रीस में देखा, एथेनियंस के दौर में देखा। अब उन स्टेट्स ने क्या किया कि ऐसी स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाए जिनको अपने साथ मिला के वो एक सुप्रीम और सुपीरियर स्टेट को बैलेंस कर सकती हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स ने आपस में अलायंसेस और ग्रुपिंग की, और इस एक बड़ी स्टेट के खतरे से बचने के लिए, उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी ही जैसी या अपने से ज़्यादा ताकतवर कौमों के साथ रिलेशनशिप बनाए। इसकी एक एग्जांपल हमें मिलती है 1945 के बाद। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, और पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थी, या वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ज्वाइन करे या वो सोवियत यूनियन को ज्वाइन करे। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा एक रवायती हरीफ भी रहा है, रवायती दुश्मन भी है, आर्क राइवल भी है, तो पाकिस्तान ने देखा कि जब हिंदुस्तान ने सोवियत कैंप को ज्वाइन कर लिया है, तो हमें मजबूरन, या पॉलिसी हमारी उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ये था कि हमें अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करना पड़ा, सोवियत यूनियन के अलाय यानी हिंदुस्तान को बैलेंस करने के लिए। अगर आप आज की एक एग्जांपल देखते हैं एक रियलिस्ट डिसीजन की, तो पाकिस्तान बहुत करीब है इस वक्त चाइना के, क्योंकि चाइना एक हमारा रीजनल कंट्री है, हमारा हमसाया ममालिक भी है, और चाइना के थ्रू हम इंडिया की पावर को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और इंडिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कोलिजन के साथ ही अफगानिस्तान और ईरान में अपनी फॉरेन पॉलिसी एक्टिविज्म को प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पर हम फिर चाइना का सहारा लेते हैं बैलेंस करने के लिए इनको। तो ये भी एक रियलिस्ट अप्रोच है। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं जिसका हम जिक्र अपने पिछले लेक्चर में इन डिटेल कर चुके हैं, जिन्होंने आईआर में कंट्रीब्यूट किया, जिसमें हैंस जे मॉर्गेंथो के भी 6 पॉइंट आते हैं।
अब हम देखते हैं रियलिज्म एज ए डोमिनेंट डॉक्ट्रिन इन मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम, कि रियलिज्म डोमिनेट कैसे की, यानी कि इसके अलावा भी तो इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सी थेरीज हैं, जिस तरह के यूटोपियन आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन रियलिज्म ही डोमिनेट क्यों करता गया? तो अगर आप देखें तो रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एक तो डीप रूटेड है हिस्ट्री में, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बहुत सी ऐसी नोशंस जो रियलिज्म की कोर वैल्यूज़ थी वो हमें प्रैक्टिकली नज़र आई। जिस तरह 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद यूरोप की रियासतें बनना शुरू हो गई यूरोप के अंदर, जो कि रियलिज्म की एक कोर वैल्यू है, स्टेट एज ए प्री एमिनेंट एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, और स्टेट सॉवरन भी होती है। तो वो जब स्टेट्स बनी तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें कहीं ना कहीं प्रूव होता नजर आया। उसके अलावा अगर हम देखें तो शिफ्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बहुत सी स्टेट्स 17-18 सेंचुरी में हमने देखी कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वो वीकर स्टेट्स थी, उनके पास दो ही ऑप्शन थी, या तो वो स्ट्रॉन्गर स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उनके बराबर अपना डिफेंस डेवलप करें, जो कि नामुमकिन था, या फिर वो बड़ी स्टेट्स को सरेंडर कर दें। जिस तरह के हम देखते हैं तारीख में यूरोप के अंदर दो स्टेट्स बहुत ज़्यादा सुप्रीम ताकत रखती हैं, जिसमें एक फ्रांस है, दूसरा इंग्लैंड है, और बहुत सी ऐसी स्टेट्स जिस तरह ऑटोमन एम्पायर है, स्पेन है, इनकी पावर कम होती है। तो फिर इस एरा के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है कि वो जो स्टेट्स छोटी स्टेट्स हैं वो किसी और स्टेट के साथ या एक से ज़्यादा स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप बनाएं बड़ी स्टेट को काउंटर करने के लिए और अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, हमने देखा कि 19th सेंचुरी में एक और कॉन्सेप्ट भी सामने आया कि जो स्टेट्स थी वो एक ऐसा रियलिस्ट एजेंडा फॉलो करती थी कि उन्होंने अपने नेशनल प्रोडक्ट को, अपनी नेशनल आइडियोलॉजी को, अपनी नेशनल इकोनॉमी को प्रमोट करना शुरू किया। और अवाइल में ही हमें नजर आया कि बहुत सी नेशंस जो हैं वो नेशनलिज्म के अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। इटली, जर्मनी became unified countries which altered the balance of military and economic power in Europe. The problem raised by the unification of Germany contributed to World War I, और उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जो जर्मन नेशनलिज्म था वो सरफेस होना शुरू हुआ, और उस वक्त के इंपीरियलिस्टिक पावर्स फ्रांस था, यूके था। तो दोबारा एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आया, और यही रियलिस्ट कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर है, वो इनएविटेबल है, क्योंकि नेशन स्टेट्स अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल अरीना में इंटरेक्ट करती हैं। हम देखते हैं कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर द इंटरनेशनल सिस्टम चेंज ड्रामेटिकली, the major powers of Europe has suffered greatly, whereas USA came out of its isolation and transformed into a global power. At the same time, the end of Ottoman Empire, Austro-Hungarian empires created a series of new nations, and the rise of communism in Russia presented problems for the other nations, and specifically and particularly to the United States of America, जो सोवियत यूनियन का एक कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप की तरफ फ्लरिश कर रहा था और चैलेंज कर रहा था यूएस के कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी के मॉडल को। इसमें वो कहता है these factors contributed to the Treaty of Versailles and the rise of Nazism, communism and the World War II. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप देखते हैं कि 1945 के बाद जो मेजर स्टेक होल्डर थे यूरोप में, जिसमें फ्रांस था, जिसमें यूके था, जिसमें इटली था और कुछ कंट्रीज थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, डैमेज्ड हो गए इस वॉर की वजह से। यहाँ तक कि जर्मनी खुद बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, कुछ हद तक सोवियत यूनियन का जो वेस्टर्न एरिया मॉस्को से रिलेटेड और कुछ इसके जो मेन स्टेट्स थी वो भी डैमेज हुई। अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 के बाद आता है, लेकिन फिर भी रशियन एम्पायर बहुत बड़ी सोवियत यूनियन की एक एम्पायर है, तो कंपैरेटिवली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से
रेस्ट ऑफ यूरोप में अगर यूएसएसआर को देखा जाए तो ये फिर भी एक स्टेबल इकोनॉमी नजर आई। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। तो दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया जिसको बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं और कोल्ड वॉर का एरा शुरू होता है। लेकिन इस वर्ल्ड ऑर्डर के होते हुए भी कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करता रहा, यानी अभी भी दो बड़ी कौमों के दरमियान एक स्पेसिफिक कोल्ड वॉर एरा में भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसका जिक्र अभी मैं पहले कर चुका हूं। द ग्लोबल सिस्टम वाज कॉल्ड बायपोलर बिकॉज द सिस्टम सेंटर्ड ऑन टू ग्रेट पावर्स, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं। अब देखते हैं चार इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं रियलिज्म की। जैसे कि रियलिज्म बिलीव करता है ग्रुपिज्म में। अब ग्रुपिज्म क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन या जो ह्यूमंस हैं इनकी अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो वो नेशन स्टेट्स हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड ग्रुपिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स व्हिच कैन बी कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। यानी ग्रुपिज्म एक नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया। जो रियलिस्ट बिलीव कहते हैं कि मिलजुल कर एक सेम इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो नेशन स्टेट्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। बाज़ का उनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट से प्रमोट होता है, बाज़ का उनका इंटरेस्ट कॉपरेशन से प्रमोट होता है। उसके बाद ईगोइज्म। ईगोइज्म का ताल्लुक ह्यूमन नेचर से, इसको एसोसिएट किया जाता है कि ह्यूमन नेचर इज ईगोइस्टिक, जिस तरह के क्लासिकल रियलिस्ट कहते थे। और इस वजह से जो स्टेट है वो भी ईगोइस्टिक है, सेल्फिश है, और उसके जो मॉडल्स होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट या अपने फायदे के होते हैं। द ईगोइज्म इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। द ईगोइज्म एक्सप्रेसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज। और ये बहुत हद तक आपको नजर आती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट नजर आती है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बनाया जाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक गैट के नाम से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके सामने आता है, जिनके मकासद तो पूरी दुनिया को सर्व करने के हैं, लेकिन ये टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके अलाइज के लिए, जो कि अपने इगोइस्टिक डिज़ाइंस को फुलफिल करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करते हैं। और 1996 में जब गैट WTO में ट्रांसफॉर्म होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो तब भी इसके इवन के आज तक इसके जितने भी मेजर डिसीजंस हैं या मेजर इसके इम्पैक्ट दुनिया ने देखे हैं वो नहीं थे जिसकी बेस पर इन इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था या जो वादे किए गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इन इंस्टीट्यूशन के लिए। यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप देखते हैं सिर्फ ईगोइज्म ही है। 5 बड़े ममालिक का अपना एक डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है और वो जब चाहें अपनी स्टेट की बेनिफिट के लिए वीटो कर सकते हैं। और इस वजह से दुनिया के मेजर इश्यूज अनरिजॉल्व नजर आते हैं हमें, क्योंकि जो मेजर स्टेट्स हैं वो इगोइस्टिक पॉलिसीज को एडहेयर करती हैं। इसके साथ साथ जो रियलिज्म का एक और मेजर कंट्रीब्यूटिंग एरिया है इगोइज्म के अलावा, उसको कहा जाए थर्ड प्रोपोजिशन जो रियलिज्म की है उसको हम बोलते हैं एनार्की। ये कॉन्सेप्ट न्यू रियलिज्म में भी आया और वॉल्ट्स इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है दुनिया की, और जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तो इंटरनेशनल निज़ाम, इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक ही रहेगा, लॉलेसनेस ही रहेगी। और इस अनार्की के इन्वायरमेंट में स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जाएंगी, अपनी पावर को भी मैक्सिमाइज करेंगी, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई इकदाम भी कर सकती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को भी एक्वायर कर सकती हैं, बैलेंस ऑफ पावर में भी जा सकती हैं और डिफरेंट मॉडल्स को भी फॉलो कर सकती हैं, जिसकी वजह से वॉर इज इनएविटेबल। और चौथा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है पावर पॉलिटिक्स। The intersection of groupism and egoism is an environment of anarchy which makes international relations regrettably largely a politics of power and security। तो जब स्टेट ग्रुपिज्म की तरफ जाती हैं, जब स्टेट अपने इगोइज्म की तरफ जाती हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं और एनवायरनमेंट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एनार्किक है, तो फिर पावर पॉलिटिक्स को प्रमोट किया जाता है। स्टेट मैक्सिमम पावर एक्वायर करने के लिए कुछ भी डिसीजंस लेती हैं और फिर सोसाइटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये कभी भी
पीसफुल नहीं रह सकती। स्टूडेंट्स, इसके अलावा रियलिस्ट अप्रोच वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरह देखती है। जिस तरह क्लासिकल रियलिस्ट अप्रोच दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में कहती है कि कंजर्वेटिव थ्योरी दैट कंसीडर्स स्टेट्स द ओनली एक्टर एंड गिव इंपॉर्टेंस टू द मिलिट्री पावर एंड मैक्सिमाइजर ऑफ पावर। यानी जो हमारे क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो सिर्फ इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि स्टेट्स ओनली एक्टर हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और ये स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर को एनहांस करेंगी और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी पावर को मैक्सिमाइज करेंगी। और इस वजह से जो पूरे का पूरा ग्लोब है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये कंपटीशन की पॉलिटिक्स हमें नजर आती है। न्यू रियलिस्ट ये कहते हैं, इसमें केनेथ वॉल्ट्स हैं, कि स्टेट अपना सर्वाइवल सीख करती हैं, अपनी बका की जंग लड़ती हैं। क्यों लड़ती हैं? कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है ये अनार्किक है, ये लॉलेसनेस के ऊपर बेस करता है। एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है ऑफेंस एंड डिफेंस रियलिज्म। ऑफेंस डिफेंस रियलिज्म आर्ग्यू करता है स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, यानी वो स्टेट्स जो अपने डिफेंस को किसी भी तरह से फुल प्रूफ बनाती हैं, अपने डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करती हैं, जिस तरह के आपको इंडिया और पाकिस्तान नजर आते हैं, ये डिफेंस रियलिज्म को फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज की दुनिया में भी स्टेट्स बहुत ज़्यादा एडहेरेंट है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की, और इसी वजह से ये एक डोमिनेंट स्कूल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में। जहाँ तक बात आती है ऑफेंसिव रियलिज्म या ऑफेंस रियलिज्म की, तो उसमें कहते हैं स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर। वो स्टेट्स जो ऑलरेडी एक स्टेटस पे मौजूद हैं, इस तरह P5 कंट्रीज हैं जिसमें रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये एक स्पेसिफिक स्टेटस पे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मेजर स्टेक होल्डर का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? ये ऑफेंसिव रियलिज्म करेंगे। कहीं कोई इनको चैलेंज ना कर दे तो उससे पहले ये अपने जो पावर है, जो एग्जिस्टिंग पावर है, उसको मैक्सिमाइज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पार्ट आज के इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 6 का है क्रिटिकल एवेल्युएशन। क्रिटिकल एवेल्युएशन में हम देखेंगे कि कैसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिज्म की कंप्लीट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो इसमें है कि स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। कैसे? बोथ एम्पिरिकली और नॉर्मेटिव ग्राउंड्स पे। एम्पिरिकल ग्राउंड्स पे कैसे? कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी को, स्टेट्स की पावर को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है आज के इस दौर में भी। बेशक स्टेट एक मोनोपोली बनाने में कामयाब हो जाती है, स्टेट अपने उस टेरिटरी में मोनोपोली होल्ड करती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जितनी भी सॉवरेन स्टेट्स रही हैं, ये सॉवरेन स्टेट्स इस ग्लोबल इश्यूज को, दुनिया के मेजर इश्यूज को डील करने में नाकाम रही है, ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकी ठीक तरह से। फॉर एग्जांपल फेमाइन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ह्यूमन राइट जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि कलेक्टिवली स्टेट्स ने जब ग्रुपिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया तो इन इशू को डील नहीं किया। दूसरा जो सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है, जो रियलिज्म में बड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, अगर आप देखें कि सेल्फ हेल्प को कहा जाता है कि क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है, एक अनार्किक वर्ल्ड में हम रहते हैं और इस अनार्किक वर्ल्ड में चूँकि लॉलेसनेस है तो स्टेट्स को अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। अगर आप आज के दौर में भी देखें तो स्टेट सेल्फ हेल्प नहीं कर रही। बहुत सी स्टेट्स हिस्टोरिकली भी और कंटेम्प्रेरली भी अलाइंसेस में जाती हैं, ग्रुपिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम्स या मेयर्स बनाए जाते हैं। कोल्ड वॉर में हमने नेटो को देखा, वार्सा पैक्ट को देखा। आज के दौर में वॉर ऑन टेरर के दौर में हम देखते हैं आईएसएफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स। हम जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देखते हैं, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया भी उसके परमानेंट मेंबर हैं।
रैट्स का एक कॉन्सेप्ट आया था 2005 में एससीओ में, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं काउंटर टू नेटो। तो आज भी जो स्टेट्स हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को एडहेयर कर रही हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इन डेप्थ और डिटेल बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया है, जिसमें हमने डिफरेंट हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी फेजेस देखी इंटरनेशनल रिलेशन की थियरी, रियलिज्म से रिलेटेड। इन डिफरेंट स्लाइड्स में हमने डोमिनेंट टाइम पीरियड देखा इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट अदवार में रियलिज्म का। इसके साथ साथ डिफरेंट थिंकर और फिलोसोफर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, डिफरेंट एग्जाम्पल से और हिस्टोरिकल डिफरेंट इश्यूज को देखते हुए हमने ये विटनेस किया कि रियलिज्म कितनी डोमिनेंट फिलोसफी रही है इंटरनेशनल रिलेशन में और कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आज के दिन में भी कितनी इम्पॉर्टेंट, आज के दौर में भी कितनी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से मुल्कों के इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशंस, बहुत से मुल्कों की रीजनल रिलेशंस, बहुत से मुल्कों के इकोनॉमिक रिलेशंस,